फ्री एजुकेशनल वीडियोस के लिए एक्सेलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। एक्सेलेंस ऑनलाइन, अ प्रोजेक्ट ऑफ एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सेलेंस ऑनलाइन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के गेस्ट पेपर से फर्स्ट ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। वो तमाम तलबा और तलबात जो एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस के स्टूडेंट हैं, उनके पास एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस का ये गेस्ट पेपर मौजूद होगा। और अगर आप आउटसाइडर हैं तो आप इसका PDF एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस की किसी भी ब्रांच के मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप इसका PDF ले सकते हैं। याद रहे कि ये गेस्ट पेपर पूरे कराची के मुख्तलिफ प्रीलिम पेपर्स को देखते हुए, मॉडल पेपर्स को देखते हुए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स हैं ये, और साथ साथ ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक भी है। यानी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतरीन होगी। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स की वीडियो सर एजाज अली ने सॉल्व की, MCQs तमाम। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी के MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में भी गेस्ट पेपर मौजूद है, आपके सामने भी गेस्ट पेपर होना चाहिए, बुक होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आप साथ साथ उसको नोट करेंगे, और जहां कोई सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल ज़रूर लिखेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाते वक्त आपके उन सवालों का जवाब भी दे सकूं। 1 बाय 1 MCQ आपके सामने स्क्रीन पर भी आता रहेगा, आपके पास सामने पेपर में भी मौजूद होगा। MCQs को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ MCQ का आंसर जानना काफ़ी नहीं होता। हमने इस गेस्ट पेपर में टोटल 18 MCQs दिए हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि फाइनल एग्जाम में यही 18 MCQs आ जाएंगे। हम इन 18 MCQs के हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे और एक MCQ से और कितने MCQ बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। यानी अगर मैंने आपको ये समझा दिया कि एक MCQ से 3 या 4 MCQ बनते हैं तो टोटल आज की क्लास में हम मोर देन 60-70 MCQs पर डिस्कशन कर लेंगे। और मैं लास्ट में आपको वो एरियाज भी बताऊंगा बुक के जहां से मोस्ट कॉमन MCQs आने के चांसेस हैं। तो ये पूरा वीडियो लेक्चर हम सब ने देखना है, और याद रहे कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमने इस वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर कर देना है ताकि वो अपने और कोलीग्स के साथ भेजते रहे। और एग्ज़ाम में एक्सेलेंस का ये टारगेट है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और MCQs में तो स्पेसिफिकली आपके फुल मार्क्स आए। बायोलॉजी में MCQs की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है चूँकि हाफ मार्क का एक MCQ है, और MCQs समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे जाकर जब आप MCAT और ECAT की तरफ जाते हैं तो तब भी तो MCQs ही आते हैं आपको, तब थ्योरी बेस्ड पेपर तो नहीं होता। तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपने गेस्ट पेपर में देखता हूँ तो सवाल है, विच द फॉलोइंग इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो, पावर हाउस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है एनर्जी बनाने वाले की हम बात कर रहे हैं। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमारे पास? सर, एनर्जी होती है हमारे पास ATP की फॉर्म में। ATP क्या चीज़ है? हम कहते हैं सर इट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एक एडिनोसाइन मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। यह आपके पास एनर्जी रिच कंपाउंड है। इसे करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यानी पेपर में आपको सवाल ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज करेंसी ऑफ द सेल। जवाब बन जाएगा ATP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचार्जेबल, जवाब होगा ATP। ये रिचार्जेबल भी होता है। हम कहते हैं सर ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और अब आपके ATP में से ये बन जाएगा एक A यहाँ पर P, यहाँ पर P। आपने कहा सर ADP बन गया और एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया। इस ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी मिली। तो आपने कहा सर ये सारा काम कहाँ हो रहा है? सर ये सारा काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो फिर इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा हमारे पास पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहे, माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं हम? सर हर उस सेल को यूकैरियोटिक कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी या कंप्लीट न्यूक्लियस होगा। सेल की 2 बुनियाद हम बना देते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आई होप कि ये सारी बातें आप लोग अब लिखते भी जा रहे हैं चूँकि आने वाले MCQs में। अच्छा, पेपर में एक क्वेश्चन भी आता है हमें, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये एक साइंटिफिक रीजन बन के आ जाता है पेपर में। यानी आप देखिए MCQ समझते समझते आप सेक्शन B का सवाल भी समझ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसलिए पावर हाउस कहते हैं चूंकि वो ATP बनाता है। ATP एनर्जी रिच कंपाउंड है। अच्छा, फिर अब एग्जाम में हम कहते हैं ना सर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, तो प्रेजेंटेशन अच्छी करने से मुराद ये है कि आप वहाँ पर ये स्केचेस बनाएंगे शॉर्ट में, तो आपको उनमें से मार्क्स मिल रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब यहाँ पर जो वर्ड समझने वाला है बेटा हमारे पास वो है सेमी
परमिएबल। सर इसके अलावा और क्या क्या अल्फाज हो सकते हैं? तो अल्फाज होगा इम्परमिएबल, अल्फाज होगा सेलेक्टिवली परमिएबल, अल्फाज होगा परमिएबल। परमिएबल का मतलब है गुजरने देना, सबको जाने दिया जा रहा है। सेमी परमिएबल का मतलब है आपने एक रेंज बना दी है मॉलिक्यूल्स की कि कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स को रोकेंगे। इम्परमिएबल इसका मतलब है किसी को नहीं जाने देना है। और सेलेक्टिवली परमिएबल इसका मतलब है कुछ मॉलिक्यूल जिनका फैसला किया है कि इनकी मूवमेंट करवानी है, सिर्फ वही मूव कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके अपने इंस्टीट्यूट से कि जैसे आपके इदारे में आप ये सब जानते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ टाइमिंग है आप लोगों के पास कि गर्ल्स टाइमिंग कितने बजे से है, फिर उसके बाद बॉयज़ टाइमिंग का आगाज़ होता है। तो आपको कहा जाता है कि जी दोपहर की शिफ्ट में गर्ल्स अलाउड है, बॉयज़ अलाउड नहीं है। तो उस वक्त जो आपका गेट है वो सेमी परमिएबल हो गया। आप कहते हैं सर कोई इवेंट है, कोई ओपन हाउस है, सब अलाउड है, आपका जो गेट है उस वक्त वो परमिएबल हो गया। आप कहते हैं ऊपर रश हो चुका है, अब कोई भी अलाउड नहीं है, आपका गेट इम्परमिएबल हो गया। और अगर आप सिलेक्शन करके छोड़ रहे हैं, आईडी कार्ड देखकर छोड़ रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट ऐसे वही आ सकते हैं और कोई एंटर नहीं हो सकता, अब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप बन जाएंगे सेलेक्टिवली परमिएबल। इस सवाल में जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सक रहे हैं कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली आपके पास होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का जैसे ही नाम आएगा तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके दो मॉडल प्रेजेंट किए गए थे साल के लिए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सी का क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें दो मॉडल प्रेजेंट किए गए थे। एक को नाम दिया गया था सैंडविच मॉडल, जिसमें यह अज्यूम किया गया था कि प्रोटीन और लिपिड सैंडविच की तरह मौजूद है। जिस तरह सैंडविच में आपके पास लेयर्स मौजूद होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। चूंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड नहीं थे तो साइंटिस्ट ने डिटेल में ऑब्जर्व नहीं किया था। जैसे ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुए, साइंटिस्ट को ये बात समझ में आई कि अब ये 1972 में हुआ था। सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया ये तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, यानी इसमें दो तरह के प्रोटीन हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो बिल्कुल आइसबर्ग की तरह नज़र आते हैं। तो देखो एक एमसीक्यू से आप शॉर्ट की तरफ या डिस्क्रिप्टिव की तरफ भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। याद रहे जब आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस आएगा तो आपके पास दो ऑर्गेनील के नाम आपके सामने आते हैं। एक तो राइबोसोम है जिसको आप प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और दूसरा आपके पास आता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि स्मूथ होगा तो उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं है। तो अब एक और तरीका होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का कि आप पहले सवाल पढ़ें और सवाल पढ़ने के बाद अपने जहन में उसको भरपूर सोचें। सोचने के बाद अब ऑप्शंस की तरफ जाएं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप पहले ऑप्शंस को देख लेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपके पास सिमिलर हो सकते हैं। तो अब मैंने आपका जहन तैयार कर दिया कि राइबोसोम भी आंसर हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक भी हो सकता है अगर रफ लिखा हुआ है, और अगर दोनों लिखे हुए तो कहीं बोथ का भी ऑप्शन दिया हुआ होगा आपको। अब मेरे पास जो ऑप्शन हैं उसमें एक मौजूद है लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियोलस। तो अब आप कहते हैं सर प्रोटीन के लिए तो फिर इसमें सही जवाब राइबोसोम मौजूद है। यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? हम कहते हैं सर लाइसोसोम को हम नाम देते हैं सुसाइडल बैग। लाइसोसोम में मौजूद है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब अगर सेल में कोई डैमेज है या ऑटोफैगी होने जा रही है, ऑटोफैगी मतलब अपने ही सेल को खाने की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ये सेल मौजूद था और इस सेल में आपने कहा लाइसोसोम बस्ट हो गया, लाइसोसोम बस्ट हुआ तो इसने अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर दिया, तो इसको आपने ऑटोफैगी का भी नाम दिया, सुसाइड का भी नाम दिया। ये सवाल शॉर्ट में आपको रीजनिंग में पूछा जाता है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। तो यहाँ से आपको इसका भी जवाब मिल जाता है कि लाइसोसोम को इसलिए सुसाइडल बैग कहते हैं चूँकि लाइसोसोम आपके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखता है और वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ पर दो और टर्म हम पढ़ते हैं। एक टर्म हमारे पास आता है नेक्रोसिस और एक टर्म हमारे पास आता है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस हमारे पास था अनप्रोग्राम सेल डेथ, यानी अचानक से अगर कोई इंजरी होती है तो इसको हम नाम देते हैं नेक्रोसिस। लेकिन अगर हम कहते हैं सर हमारे पास बॉडी ने प्रोग्राम किया हुआ किसी सेल डेथ को, अब आप कहेंगे सर एग्जांपल कि बॉडी खुद कैसे किसी सेल को डैमेज करती है, तो हम बेटा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि सपोज कीजिए आरबीसी है, हर 120 दिन बाद ये आरबीसी डैमेज हो जाते हैं।
तो आरबीसी का जो डैमेज है, ये आरबीसी का डैमेज बेसिकली कहलाएगा एपोप्टोसिस, कि हर 120 डेज बाद हमारी बॉडी में स्प्लीन में रेड ब्लड सेल्स जाकर डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच स्ट्रक्चर इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद बनाता है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और जो सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्शंस है बेटा वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर यहाँ प्लास्टिड होता तो ये भी सही जवाब होता, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये भी ठीक जवाब है, चूंकि क्लोरोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल होता तब भी सही जवाब बनता, चूंकि ये तमाम वो स्ट्रक्चर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये प्लांट की बॉडी में लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे, जब आप अपना चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, रोल ऑफ पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो पिगमेंट्स आपके पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो केपेबल होती हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने की, तो लाइट की एब्जॉर्प्शन आपके पास फास्ट होती है इनसे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, द पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन लिपिड विद इन द सेल। याद रहे, गोल्जी बॉडीज़ का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो ये गोल्जी बॉडीज़ का इस तरह का पैकेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हम कहते हैं सर यहाँ पर आपके पास वेसिकल्स होती हैं, और ये वेसिकल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं देन रिलीज़ के लिए। तो आपके पास जो मेन काम परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म कर रहा है आपके पास गोल्जी एपरेटस। अब देखो, सवाल अगर होता सिंथेसिस ऑफ, तो आप कहते हैं सर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, इसका जवाब बनता एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। चूंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो है वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल की प्रिपरेशन कर रहा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम आपके पास प्रिपेयर कर रहा है प्रोटीन को। तो देखो, सवाल में एक लफ्ज़ अगर बदल जाता है तो आपके पास उसका जवाब चेंज हो जाता है। क्वेश्चन क्या कर दिया मैंने, क्वेश्चन कर दिया द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, तो जवाब बन गया एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। सवाल बना दिया द पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो अब जवाब क्या बन गया हमारे पास, अब जवाब बन गया गोल्जी एपरेटस। इसको हम गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। एक ईयर में साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई गोल्जी बॉडीज आर कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज। साइंटिस्ट का नाम था बेटे कैमिलियो गोल्जी, जिसने डिस्कवर किया था। तो साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट करने के लिए, साइंस में ऐसा बहुत होता है, जैसे आप फिजिक्स में भी देखते हैं कि जो यूनिट रखे जाते हैं, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट। एम्पियर, फराड, कैल्विन, ये सब साइंसदानों के नाम हैं। उन बुनियाद पर आपने नाम रखा, तो आप बायोलॉजिकल साइंसेज में भी इसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। अब मैं आपके सामने एक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखता हूं, जिसमें आपने कहा C6H12O6 है, प्लस ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, विल प्रोड्यूस वाटर एंड एनर्जी। ये प्रोसेस हमने क्यों किया। क्या ये प्रोसेस हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए किया? नहीं। क्या ये प्रोसेस वाटर फॉर्मेशन के लिए था? नहीं। ये प्रोसेस था एनर्जी बनाने के लिए। सो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग एनर्जी हम परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज कोई नीड नहीं है हमारी बॉडी को परफॉर्म करने की। सबसे ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एटीपी की, और एटीपी पर हम बात कर चुके कि ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये बॉडी की करेंसी रखता है, ये बॉडी में तमाम वो काम करता है जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस। यहाँ मैं आपको कुछ वक्त लेकर ग्लाइकोलिसिस समझाने की कोशिश करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने वाला है। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, बेशुमार एमसीक्यूज इसके से बन सकते हैं। आइए इस पर वक्त लेकर हम समझते हैं। हम कहते हैं सर, सबसे पहले आपके पास मॉलिक्यूल आता है ग्लूकोज का। इस ग्लूकोज की आप करते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है यूज ऑफ एटीपी। एटीपी टूटेगा बेटा एडीपी में और फॉस्फेट में। वो फॉस्फेट इस ग्लूकोज पर अटैक करेगा, तो आपके पास बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप कहते हैं सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आप परफॉर्म करेंगे आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन से मुराद है ग्लूकोज का आइसोमर बनाना। ग्लूकोज का आइसोमर कौन बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना बेटा, वो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन है, कि किस में आपके पास कितने कार्बन मौजूद होंगे। हम कहते हैं सर ग्लूकोज में 6 कार्बन मौजूद हैं, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन मौजूद हैं, फ्रक्टोज में 6 कार्बन मौजूद है। अब यहाँ पर आप कहते हैं सर ब्रेकडाउन होगा। जब ब्रेकडाउन होगा तो आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें 3 कार्बन बनेंगे। और आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, उस सीरीज पर अभी हम नहीं आते, लास्ट में आपके पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसको आप नाम देते हैं पायरुविक एसिड विथ 3 कार्बन्स।
तो एक एमसीक्यू ये भी पॉसिबल है, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। एक एमसीक्यू ये भी पॉसिबल है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? पायरुविक एसिड विद 3 कार्बन। यानी ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो हम सिर्फ ये एमसीक्यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन करने की यहाँ बात कर रहे हैं कि जितने भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं पेपर में वो इस एक वीडियो में कंसोलिडेट है। और एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो नेक्स्ट डे आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, सवाल ये था कि ये ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पर है? तो सर अब बात हो रही है एनर्जी की, और एनर्जी की तमाम चीज़ें कहाँ हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। सो आपने कहा सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? अब यहाँ पर मैं आपको ज़रा स्केच बनाकर दिखाता हूँ, चूँकि ये नाम जो आते हैं ना, क्रैब साइकिल, टीसीए साइकिल, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें घबराते हैं। हम कहते हैं सर यहाँ पर आपने कहा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर होगा ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? पायरुविक एसिड, 6 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपने कहा सर पायरुविक एसिड के साथ क्या क्या पॉसिबल है? सर 2 काम हो सकते हैं पायरुविक एसिड के साथ, या पायरुविक एसिड के साथ हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन, या पायरुविक एसिड के साथ हो सकता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर पायरुविक एसिड के साथ आप एरोबिक रेस्पिरेशन करने की बात करते हैं तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में, विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, और ये एंटर होगा क्रैब साइकिल में। ठीक है सर। फिर क्रैब साइकिल के बाद आप कहेंगे सर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर जब आप जाएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन पर, तो एनारोबिक में आप कहते हैं फिर 2 काम होंगे। एक आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रिपेयर होगा इथेनॉल, और दूसरा आपके पास, अब जैसे हम यहां पर लिखते हैं इथेनॉल, और दूसरा बेटा आपके पास प्रिपेयर होगा लैक्टिक एसिड। इथेनॉल कौन प्रिपेयर करेगा? सर इथेनॉल की प्रिपरेशन आपके पास होगी यीस्ट में, और बैक्टीरियाज में, और प्रोकैरियोटिक्स में। और लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगा? सर मसल्स में बनेगा। अब ये पूरा आपके सामने मैंने एक स्केच बना दिया। क्या स्केच था? साथ साथ घर में पढ़ते रहेंगे, रिकॉल रहेगा। ग्लूकोज एंटर हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस से बना पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के पास 2 रास्ते थे, ऑक्सीजन हुई तो एरोबिक में एंटर होगा, नहीं हुई तो एनारोबिक में एंटर होगा। एरोबिक में एंटर हुआ तो फिर ये फर्दर ब्रेक होगा एसिटाइल कोए में, एंटर हो जाएगा क्रैब साइकिल में। अच्छा, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो लेक्चर सुनना है, अगर आपको क्रैब साइकिल डिटेल में समझनी है, अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस डिटेल में समझनी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस भी वीडियो के मैक्सिमम कमेंट्स हुए तो फिर वो वीडियो लेक्चर भी एक्सेलेंस ऑनलाइन की तरफ से अपलोड किया जाएगा आप लोगों के लिए। एनारोबिक अगर हुआ तो फिर 2 फॉर्म बन जाएंगी, इथेनॉल होगा या लैक्टिक एसिड होगा। इथेनॉल है तो आपने कहा सर ईस्ट और बैक्टीरिया में हो रहा है ये, और लैक्टिक एसिड है तो आप कह रहे हैं सर मसल्स में बन रहा है ये। अब सवाल क्या पूछा था हमसे? सवाल पूछा था विच द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। देखो ग्लाइकोलाइसिस दोनों के लिए लाजिम था ना, ये होगा तो आप यहाँ आ सकते हो। क्रैब साइकिल मतलब अब ऑप्शंस क्या क्या है? क्रैब साइकिल नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये रहा, ये भी सिर्फ एक पार्ट पर मौजूद है। फर्मेंटेशन, हम अल्कोहल की प्रिपरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये एक वाइड प्रोसेस था जो इससे ऊपर मौजूद था आपके पास, तो इसको आपने नाम दिया कि सर अब ये प्रोसेस आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और यहीं से आप आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज कॉमन। देखो एक एमसीक्यू समझने के लिए इतनी डेप्थ में जाना पड़ता है हमें, विच मीन्स कि आप लोगों को एमसीक्यूज का जब सॉल्यूशन पढ़ना होता है तो ये नहीं है कि सिर्फ आंसर ले लिया आपने और काम हो गया आपका। नो, आपको पूरी डिटेल आनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब बहुत सारी बातें जो मैंने आपको समझाया था एमसीक्यू और मैं देख रहा हूँ उससे सॉल्व हो रहा है आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल। एनारोबिक का तो मैं इस पार्ट पे लेके आता हूँ आपको। अब 2 एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट है ना, इथेनॉल भी है और लैक्टिक एसिड भी है। लेकिन कहाँ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सर मसल सेल्स में। तो मसल्स में कौन है? लैक्टिक एसिड, जो मसल फैटिग कॉज करता। और अब ये एक पेपर में सवाल आता है, वाई स्केलेटल मसल कॉजेस फैटिग, क्यों दर्द होता है मसल्स में? तो यहाँ से आप जवाब लिखेंगे, यानी शॉर्ट आंसर भी आपको सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच मॉलिक्यूल इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी थी अभी आपको समझाते हुए रेस्पिरेशन की, और इस इक्वेशन को से मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो वाटर बनाए, इस वाटर में आप कहते हैं सर ऑक्सीजन का रोल है।
और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। दिस इज द फाइनल एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करके फर्दर आगे कंबस्ट भी हो रहा है और वाटर भी प्रिपेयर कर रहा है। तो आपके पास ऑप्शन ए सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वायरस? टोबैको मोजाइक वायरस। वायरस जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं सर इस लफ्ज़ का मतलब है पॉइजन, जहर, जहरीला। सर पॉइजन सब चीज़ों के लिए जहरीला हो सकता है ना, यानी हम कहते हैं कि सर वायरस की अब अगर आप टाइप्स बनाते हैं तो आप वायरस को 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। आप कहते हैं वायरस आपके पास होगा एनिमल वायरस, वायरस आपके पास होगा प्लांट वायरस, और इवन वायरस आपके पास बैक्टीरिया को भी डैमेज कर सकता है, तो आप नाम देंगे बैक्टीरियोफेज वायरस। इट कैन ऑल्सो डैमेज बैक्टीरिया। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वायरस और बैक्टीरिया में ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वायरस ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वायरस ने इवन बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा दिया। अकेला वायरस होता तो बैक्टीरिया भी हम कहते हैं पैथोजेनिक है, डेंजरस है, ये उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये ज़्यादा डेंजरस हुआ इसका मतलब है। अब यहाँ पर आपने कहा सर पहली मर्तबा जो ये वायरस आपको मिला ये तंबाकू पर मिला। अब बीमारियों के नाम देखें कैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं, तंबाकू, टोबैको। फिर यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है मोजाइक। पुरानी कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी जिसमें आजकल तो आप टाइल्स और मार्बल लगे हुए देखते हैं, लेकिन पुरानी कंस्ट्रक्शन में आप मोजाइक देखते थे। तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता था आपके पास कि ये आपके पास एक स्लैब मौजूद है और बीच में मुख्तलिफ कलर्स के आपके पास डिफरेंट पेबल टाइप स्ट्रक्चर मौजूद है, तो आप कहते थे मोजाइक है। इस बीमारी में भी जो लीफ होता है उसमें आपके पास इस तरह के पैचेज आना शुरू हो जाते हैं। तो जब लीफ में पैचेज जनरेट हो रहे थे, पहली मरतबा जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व था वो थे डिमिट्री आइवानोव्स्की, जिन्होंने इसे फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया और फर्स्ट टाइम दुनिया को पता लगा। फिर इसके बाद आपके पास प्लांट वायरस की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कॉलीफ्लावर आ सकता है। अच्छा, एनिमल वायरस में हम आते हैं तो HIV की एग्जांपल लेते हैं, हेपेटाइटिस की एग्जांपल लेते हैं, कोविड की एग्जांपल लेते हैं, बैक्टीरियोफेज में आपके पास T4 की एग्जांपल आती है। ये भी पूछा जा सकता है, मतलब हमने एक सवाल यहाँ पढ़ लिया MCQ का, तो इससे रिलेटेड जितना था वो सारा का सारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द प्रोटीन कोड दैट सराउंड अ वायरस जेनेटिक मटीरियल? अब मैं यहाँ पर एक वायरस की डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, और इस वायरस की डायग्राम से हम समझते हैं इस सवाल को भी और इस जैसे होने वाले और बहुत सारे सवाल। सर ये हमारे पास एक वायरस मौजूद है, जिसमें अगर मैं इसको लेबल करना शुरू करता हूँ तो मैं लेबल करता हूँ कि सर ये इसका जिसको आप हेड कह रहे हैं, मैं बेटा इसे नाम दे रहा हूँ प्रोटीन कोड का। यहाँ पर इसका कॉलर मौजूद है, जैसे हमारी शर्ट्स में कॉलर होता है ना, गर्दन जिसको हम यहाँ कहते हैं कॉलर है, कॉलर बून भी होती है, वैसे यहाँ कॉलर मौजूद है। ये इसका जीनोम है। एक ईयर में सवाल पूछा गया था जीनोम का मतलब क्या होता है, और ये सवाल MD कैट में भी पूछा गया था 2002 में। मुझे ईयर याद आता है, जब मैं क्लास ले रहा था तो ईयर मुझे याद पड़ता है 2002 में ये सवाल पूछा गया कि जीनोम क्या चीज़ होती है। तो जीनोम बेसिकली आपके पास कॉम्बिनेशन है DNA और RNA का। इट कुड बी DNA और इट कुड बी RNA। तो ये भी याद रखिएगा कि जो वायरल जीनोम है इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। अच्छा, फिर ये क्या चीज़ें हैं सर? ये हमारे पास इसकी टेल फाइबर है। क्या काम होता है टेल फाइबर का? सर टेल फाइबर अटैचमेंट करता है आपके पास वायरस को। जैसे वायरस जाकर, वो आपने लाइफ साइकिल्स पढ़े होंगे ना, लाइटिक लाइफ साइकिल है, लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल, तो उसमें वायरस कैसे हमला करता है, वो अटैक करता है उसके ऊपर, तो जो अटैकिंग पावर है उसकी वो यहाँ से आती है। सर ये क्या चीज़ मौजूद है? इसको आप नाम देते हैं हेक्सागोनल बेस प्लेट। ये हेक्सागोनल बेस प्लेट है और यहाँ से ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो ये अगर नीचे एक बैक्टीरिया बना दूं मैं, तो हम कहेंगे सर ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर इंगल्फ कर देगा। अब सवाल क्या पूछा है आपसे इस पूरी कहानी के बाद, मैं क्वेश्चन पर लेकर आता हूँ आपको। व्हाट इज द प्रोटीन कोड दैट सराउंड वायरस जेनेटिक मटेरियल? सर उस प्रोटीन कोड को हम नाम देते हैं कैप्सिड, जिसके सब यूनिट्स को हम नाम देंगे कैप्सोमेयर। ये भी हो सकता है कि पेपर में आपसे सब यूनिट का नाम पूछ ले, तो यू मस्ट नो कि व्हाट इज द सब यूनिट। वो सब यूनिट बेसिकली आपके पास कैप्सोमेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस? कि जो सवाल जिनमें नॉट आ जाता है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि इसने एक नॉट दे दिया आपको। और
मोर देन 90% केसेस में कहीं आपके पास ऑल ऑफ देम का ऑप्शन होता है और नन ऑफ देम का ऑप्शन होता है जो सही होता है। इसका भी ख्याल रखें, हर ऑप्शन पढ़ना पड़ता है। पहला ऑप्शन है ए सेलुलर, वायरसेस आर ए सेलुलर, पहली लाइन हम ये पढ़ते हैं ना, तो ये तो सही बात है, नोट वाले में नहीं आती। अगला कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सवाल ये है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वायरस से वो जब होस्ट सेल के अंदर होता है तब रिप्रोडक्शन अच्छी करता, जब वो सेल के बाहर होता है तब रिप्रोडक्शन तो प्रॉपर नहीं करता। तो इसका मतलब है कि सर ये कहीं मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब हो सकता है, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन देखे बगैर अभी आंसर नहीं लगा सकता। अगला है कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, ये बात आपने जो मुझे समझाई यहाँ पर, जिसमें हमने कहा कि सर जीनोम डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, तो फिर तो ठीक हो गया ये। अगला सवाल क्या बनता है, अगला ऑप्शन बनता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो वायरस की डेफिनेशन में आता है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अच्छा, बैक्टीरिया के लिए हम ऑब्लिगेट नहीं कहते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हैं, मतलब अपनी ग़िज़ा खुद बना रहे होते हैं, तो वो तो नहीं होते आपके पास ऑब्लिगेट। लेकिन यहाँ पर आपने टर्म इस्तेमाल किया ऑब्लिगेट का, तो ऑब्लिगेट का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट हैं। तो यस, तो ये तीनों बातें तो बेटा सही हैं। फिर सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन ए सही है, सी सही है, डी सही है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायरस स्पेसिफिकली इन्फेक्ट बैक्टीरिया। मेरे इसी लेक्चर से इस सवाल का जवाब मिल गया आपको, और इसीलिए मैं आपको सारी बात ओपन कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह एग्जाम में भी जब आप जाएंगे तो आपको यही लेक्चर में से क्वेश्चन आपके मिल रहे होंगे। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया पर हमला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रायोन। सिर्फ प्रायोन इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, ये इनकी डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। देखो अब लफ्ज़ का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें आप समझ जाते हो तो ज़िंदगी भर याद रखते हो, कुछ चीज़ें आप याद कर लेते हो, जब आप याद करते हो तो वो कभी ना कभी आप भूल जाते हो और लॉजिकली नहीं होता। मैं ये आपको समझाता हूँ कि प्रोकैरियोटिक है कौन और यूकैरियोटिक कौन है। सर इसमें जो लफ्ज़ प्रो है इसका मतलब है बिफोर, और इसमें लफ्ज़ कैरियोटिक है ये निकला है कैरियन से, और इसका मतलब है न्यूक्लियस। सो दे आर बिफोर द न्यूक्लियस। तो इम्प्रॉपर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। सर यू का मतलब होता है साइंटिफिकली ट्रू, और कैरियन लफ्ज़ निकला आपके पास न्यूक्लियस से। सो दे कंटेन ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक कौन है, जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा, और प्रोकैरियोटिक कौन है, जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। याद रहे अगर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। मतलब अगर मैं कहूँ इज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, आंसर है नो। इज गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट, नो, चूंकि वो बेसिकली आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनता है वो आपके पास है न्यूक्लियस। बच्चे सवाल करते हैं सर इज राइसोसोम प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। यस, प्रोटीन बना रहा है ना वो, आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट में आपके पास अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं प्रोकैरियोट का, तो प्रोकैरियोट में एक बैक्टीरियल सेल अगर मैं बनाता हूं, और उसी तरह मैं पूरे लेबल आपको समझाता हूं। बैक्टीरियल सेल के तो आपने पहले बनाई सेल मेम्ब्रेन, फिर आपने कहा बनाते हैं सेल वॉल, फिर आपने कहा बनाते हैं कैप्सूल जो स्लाइमी सेक्रेशन टॉप पर मौजूद है, फिर आपने कहा सर यहाँ पर आपके पास मौजूद है बेसल बॉडीज, इनसे निकल रहा है फ्लैजिला, यहाँ से आपके पास निकल रहा है पिलाई। तो पिलाई में और इसमें हम अगर फ़र्क मालूम करना चाहते हैं तो फ्लैजिला बड़े होते हैं और बेसल बॉडी होती है उसकी। फिर हम कहते हैं सर यहाँ पर आपके पास मीजोजोम्स मौजूद है जो रेस्पायरेशन करते हैं प्लांट में, जो कि बैक्टीरिया में, चूँकि बैक्टीरिया में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो मौजूद नहीं है, तो सेलुलर रेस्पायरेशन कौन करेगा, तो सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए ये मौजूद है। फिर आप कहते हैं सर प्लाज्मिड भी मौजूद है, जिसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल। फिर हम कहते हैं सर सेंटर में सर्कुलर डीएनए होता है, कोई न्यूक्लियस ने अराउंड तो किया हुआ नहीं है, तो आपके पास ये जो ऑप्शन नंबर बी आता है सर्कुलर डीएनए, ये सही जवाब होगा प्रोकैरियोटिक्स के लिए। और लास्ट क्वेश्चन इस गेस्ट पेपर से बेटा हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया। हम कहते हैं सबसे कॉमनली बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन में आप कहते हैं सर बैक्टीरिया दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ये आपके पास बैक्टीरिया बने, फिर ये फर्दर ब्रेक होगा, और ये प्रोसेस बेटा आपके पास चलता ही रहेगा। तो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस आपके पास होता रहेगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बाइनरी फिजन का। ये एक्सीलेंस के जो गेस्ट पेपर्स थे उसके एमसीक्यूज हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हुए। अब हम मूव करते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ,
और मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ आपको बता दूं एमसीक्यूज़ के लिए। तो इस वक्त स्क्रीन पर आप अपनी टेक्स्ट बुक देख सकते हैं जो आपके पास ज़रूर मौजूद रहेगी। और इसमें अगर हम बॉटनी के चैप्टर्स पर आते हैं, चूँकि हम स्पेसिफिकली अभी बॉटनी की बात कर रहे हैं, तो बॉटनी में आपके पास चैप्टर्स में हर चैप्टर में देखो, जब आप स्क्रॉल करते हो चैप्टर को, चाहे वो ज़ूलॉजी से आप पढ़ रहे हैं या बॉटनी से पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर में आपको एक समरी मिलती है। ये समरी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब मैं इस चैप्टर को मूव करता हुआ आगे ले जा रहा हूँ, तो जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तो लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि समरी आ रही है। ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, तो आपको इस समरी को ज़रूर पढ़ना है। इसमें से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप एक्सीलेंस का एक गेस्ट पेपर कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं और साथ में इन समरी के पॉइंट्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें एमसीक्यूज़ का सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम गेस्ट पेपर के और सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।